Hello everyone, welcome to Study Minds with SS. So today is our part third of MCQs of Research Aptitude. आज हमारा तीसरा पार्ट है and we're going to discuss 10 more questions जो 21 से 30 तक होंगे. ओके और इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं. आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए अगर जिन्होंने भी बाकी के दो पार्ट्स नहीं देखे. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिलो सो दैट अगर मैं कोई भी वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. और टेलीग्राम चैनल भी है, जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया अभी तक प्लीज़ वो जाके ज्वाइन कर लीजिए. इसके और बाकी जितनी भी वीडियोस है उन सारी वीडियोस की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी. डेली क्विज़ेस आपको मिल जाएंगे और भी आपको वीडियोस कह रही हूँ मैं, और भी आपको नोट्स मिल जाएंगे. ओके, हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. तो प्लीज़ जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया है जाके ज्वाइन कर लीजिए. सो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसर्च प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. रीज़न है इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सिटीजन्स एंड प्लान इंटरवेंशन अकॉर्डिंगली. देखो, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस में हमने क्या बोला था कि पहले हम दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे वेदर गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट, और अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो क्या रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को कि नहीं, हम फिर वो चेक करेंगे. So first we have to check either both the statements are correct or not. So research plays an important role in the formulation of government policies. सही है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए रिसर्च क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रीज़न है इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सिटीजन्स एंड प्लान अकॉर्डिंगली. इससे क्या, इससे हम जो भी आम जो ज़िंदगी है, जो पब्लिक की, जो सिटीजन्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करता है, स्टडी करके डेफिनेटली करता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या वो चेंजेस लाता है. हाँ, लाता है. तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या है, सही है. ओके, देखो हमको ये नहीं देखना है कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी दोनों एकदम सही है कि नहीं. मेरे को जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मेरा दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, हमको वो चेक करना होता है. ओके, तो हाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं और मेरा जो रीजनिंग है वो डिफाइन सही कर रहा है असर्शन को. सो इसलिए ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए. सो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सैम्पलिंग टेक्निक्स इन विच ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. वैसी सैम्पलिंग टेक्निक्स जिसमें पॉपुलेशन का क्या रहता है, मेरे पास इक्वल चांस रहता है सिलेक्ट होने का, जो कि हम जो सारी यूनिट्स जो है पॉपुलेशन की वो यूनिट्स को सिलेक्ट करने का मेरे पास इक्वल चांस होता है. तो ये कौन सी सैम्पलिंग होती है? क्वाज़ी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव. क्वाज़ी प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स के भी कुछ फीचर्स होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स के भी कुछ फीचर्स होते हैं. वो क्या कहलाता है मेरा? क्वाज़ी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? जिसमें इक्वल चांस होते हैं पॉपुलेशन को सेलेक्ट करने के, और नॉन प्रोबेबिलिटी होता है जिसमें इक्वल चांस नहीं होते हैं. नॉन प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल हो गया आपका कोटा सैम्पलिंग हो गया. ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी का. और प्रोबेबिलिटी का क्या हो गया आपका? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपका हो गया एग्जाम्पल. ओके, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया आपका एग्जाम्पल, देन स्ट्रैटिफाइड हो गया. ये सारी क्या होती हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स की सैम्पलिंग के अंदर आती हैं. तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पॉपुलेशन का यूनिट है जिसके पास इक्वल चांस होता है. सो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू साइट सोर्सेज authored by more than 2 authors. कौन सा ऐसा साइट है या सोर्स है जिसमें हम अगर एक या एक से ज़्यादा ऑथर्स की हेल्प लेते हैं
तो उसको साइट करने के लिए ऐसा कौन सा सोर्स है, हम किसके थ्रू साइट करते हैं, क्या लिखते हैं कि जिसके थ्रू हम साइट कर पाएँ? IBID, OP.ED.ET.AL और नन ऑफ दिस। मेनली ये किस में होता है, ये रेफरेंसेस में होता है, ठीक है, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग होता है, इसमें ये टर्म्स यूज़ किए जाते हैं कि जब भी आप हेल्प ले रहे हो एक या एक से ज़्यादा ऑथर्स की, तो आप उसको कैसे लिखोगे, आप कैसे मेंशन करोगे उसको, तो हम हमेशा ET.AL लिख के मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इसका होगा मेरा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा ET.AL will be your correct answer for this question. Okay, next, which of the following research leads to development of new theories and concepts? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसमें हम नई नई थ्योरीज को डेवलप करते हैं या नए नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसमें हम नई थ्योरीज बनाते हैं? फंडामेंटल रिसर्च है, इसी में ही ना हम नई नई थ्योरीज को डेवलप करते हैं और फिर उन थ्योरीज को अप्लाई करते आगे जाके, तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फंडामेंटल रिसर्च, जिसका अदर नेम है बेसिक रिसर्च। इसको हम बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, if the null hypothesis is true but it has been rejected, this will be considered as। अगर मेरा null hypothesis क्या है, true है, ठीक है, लेकिन उसको हम क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, मतलब जो मेरे पास ट्रू है, सच है, उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट हमने उसको एक्सेप्ट ना करके उसको हम रिजेक्ट कर दिए हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह का एरर है। तो फिर ये कौन सा एरर है, टाइप 1 एरर है कि टाइप 2 एरर है? ये मेरा टाइप 1 एरर है, जिसमें नल हाइपोथेसिस मेरा ट्रू होता है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो मेरा टाइप 1 एरर होता है। एंड अगर नल हाइपोथेसिस मेरा फॉल्स है और हमने उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मेरा हो जाता है टाइप 2 एरर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, इम्पैक्ट फैक्टर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। इम्पैक्ट फैक्टर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है? जर्नल्स में, बुक्स में, वीडियोस में या सेमिनार्स में? सी, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है ना कि ये मेनली हम लोगों को हेल्प करता है कि हम इवैल्यूएट करें अपना, जो भी हम जर्नल्स या आर्टिकल्स वगैरह जो भी पब्लिश की गई है, उसकी रेप्यूटेशन को इवैल्यूएट करने के लिए होता है इम्पैक्ट फैक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा? ए, जर्नल्स। इसको कैलकुलेट करते हैं हम, उतना डेप्थ में नहीं पूछता है नेट के एग्ज़ाम में कि कैलकुलेशन कैसे होगा या क्या, या फर्दर जब आप PhD करोगे ना, तो उसमें आपको कैलकुलेशन पार्ट करना होता है, इम्पैक्ट फैक्टर निकालना पड़ता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे, जो लोग पढ़ रहे हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, मेरा जर्नल कितना रेप्यूटेटिव है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इम्पैक्ट फैक्टर। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता, बस इतना जानिए कि इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। फ़िलहाल आपको इतना ही जानना है, जब आप आगे PhD करोगे तब आपको इसका कैलकुलेशन पार्ट समझाया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के जो स्टेप्स दिए हैं इनको हमको करेक्ट सीक्वेंस में डालना है। ओके, तो पहला क्या है इसमें, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, राइट रिसर्च रिपोर्ट, डेटा कलेक्शन, लिटरेचर रिव्यू, डेटा एनालिसिस, सैम्पलिंग। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? रिसर्च के स्टेप्स में पहले हम क्या करते हैं, पहले हम टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ये होता है मेरा पहला स्टेप। बट इसमें पहला स्टेप ये नहीं दिया हुआ,
तो इसके बाद कौन सा स्टेप होता है मेरा, लिटरेचर रिव्यू का। तो लिटरेचर रिव्यू इसमें 4th पॉइंट पे दिया है, तो हम देखेंगे कि मेरा 4th पॉइंट कहाँ है। ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी एंड डी ये दोनों कट हो गए। अब जो रिमेनिंग है उसमें देखेंगे लिटरेचर रिव्यू के बाद क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव्स अपने बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को। तो लिटरेचर रिव्यू के बाद क्या है मेरा, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो 4 के बाद क्या आएगा मेरा, 1 आएगा। तो ये किस में है, ये ऑप्शन ए में है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या होता है, हम रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन के बाद हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, सैम्पलिंग, बिकॉज रिसर्च डिज़ाइन का इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें मेंशन नहीं है, तो सैम्पलिंग है उसके जस्ट बाद, तो हम सैम्पलिंग लेंगे। सैम्पलिंग के बाद व्हाट वी डू इज़, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसी डेटा को एनालिसिस करते हैं, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, फिर लास्ट में रिसर्च रिपोर्ट अपना तैयार करते हैं। तो मेरा इसका सीक्वेंस क्या होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा पहला, देन उसके बाद वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे, देन सैम्पलिंग करेंगे, उसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे। सो ये मेरा इस सीक्वेंस में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, in a study was found that higher the time spent on social media by students, lower are the marks scored in test. Also, higher the time spent on studies, higher the marks scored in test. Which of the variables in the study are independent variables? दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स में मेरे को फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होगा, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो वेरिएबल्स जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या जिसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करेंगे, लिखा इन अ स्टडी वॉज फाउंड, एक स्टडी किया गया, उसमें ये पाया गया कि जितना ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पे देंगे, स्टूडेंट्स द्वारा जितना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे दिया जाएगा उससे क्या होगा, उतने कम मार्क्स उसको आएंगे, ओके। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया, इसी का ऑपोजिट, कि जितना ज़्यादा हम पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा मेरा मार्क्स आएगा। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, किसके चेंज होने पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर हम टाइम स्पेंड करेंगे सोशल मीडिया पे तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मेरे मार्क्स पे, मेरा मार्क्स क्या होगा, कम होगा। एंड अगेन इन द सेकंड स्टेटमेंट, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे अपने स्टडीज़ पे, उससे क्या होगा, उससे मेरा मार्क्स ज़्यादा आएगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स में आप क्या एनालिसिस करोगे कि दोनों में क्या हो रहा है, टाइम स्पेंड की बात की जा रही है। जितना ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे सोशल मीडिया में, इधर ऑन सोशल मीडिया और ऑन हायर स्टडीज़, उसी के अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स चेंज होंगे। सो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मेरा, टाइम स्पेंड ऑन स्टडी और टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, दोनों ही मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स को हमको चेक करना है। एंड इन बोथ द स्टेटमेंट्स हम क्या कंक्लूड किए कि टाइम स्पेंड ऑन स्टडी एज वेल एज टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, ये दोनों हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, टाइम स्पेंड ऑन स्टडी एंड सोशल मीडिया, बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमने किया था, उसमें हमने क्या देखा था, एक तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स देखा था और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल्स देखा था। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होता है, जो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है, जो डेसिमल्स में होता है। और डिस्क्रीट क्या होता है, जो डेसिमल में नहीं होता है, जो होल नंबर्स में होता है, लाइक 1 2 3 ऐसे। ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस, और सॉरी ये हो गया मेरा डिस्क्रीट। एंड कंटिन्यूअस क्या हो गया, जो डेसिमल्स में होता है, लाइक 15.2 16.28, ये क्या हो गए मेरे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हो गए। तो इसमें फाइंड आउट करना है कि अमंग दीज 4 विच इज़ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स।
नंबर ऑफ़ क्लोथ्स तो हम नहीं बोलते ना कि 2.5 क्लोथ है, ऐसा तो नहीं बोलते, या तो 2 होता है या 3 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्लोथ्स हम होल नंबर्स में लेते हैं। इनकम हम ऐसा तो नहीं बोलते कि 2.5 इनकम है, हाँ 2.5 के बोलते हैं, 2.5 लैक्स बोलते हैं, बट 2.5 ऐसे नहीं बोलते हैं, या तो 25,000 होगा या 2500 होगा, ओके। तो बचा क्या, वेट क्या होता है, वेट हमारा डेसिमल्स में होता है, हर पर्सन का अलग अलग वेट होता है, डेसिमल में भी कुछ लोगों का वेट्स होता है लाइक 30.8, 42.6। तो कंटिन्यूस वेरिएबल की बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज वेट। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर हम लिखते हैं, उसका क्या पर्पस है, ठीक है, हम क्यों लिखते हैं। टू शो ऑफ रिसर्च स्किल्स, रिसर्च स्किल्स को दिखाने के लिए। टू गेन पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। टू कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग्स, जो भी हमने रिसर्च किया है उसको आगे कम्युनिकेट करने के लिए, या टू गेट प्रमोशन, या हम आगे के लिए प्रमोट हों इसके लिए। तो हम किस लिए रिसर्च पेपर लिखते हैं, जो कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग्स। क्योंकि सी हम रिसर्च पेपर लिखेंगे तो हमने रिसर्च पेपर जो लिख दिया, तो अगला बंदा, अदर पर्सन, अगर उसको उसी टॉपिक पे फर्दर रिसर्च करना होगा तो वो मेरा आर्टिकल पढ़ेगा, लिटरेचर रिव्यू करेगा, तो मेरे आर्टिकल से उसको क्या मिलेगा, एक तरह का कम्युनिकेशन मिलेगा ना, एक पता चलेगा कि हाँ मैंने किस फील्ड में रिसर्च किया था, किस फील्ड में नहीं किया था, किस फील्ड में मैं लैग बिहाइंड थी, और उसी फील्ड को वो पकड़ के आगे रिसर्च करेगा। सो जो मेरा रिसर्च पेपर है, मेरा रिसर्च रिपोर्ट है, वो अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, लिटरेचर रिव्यू, जिससे कम्युनिकेशन होगा, ओके। तो इसलिए हम क्या रिसर्च रिपोर्ट क्यों लिखते हैं, रिसर्च पेपर क्यों लिखते हैं, ताकि हम अपने फाइंडिंग्स को दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ओके। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फ्रॉम 21 to 30। तो होप सो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जिन्होंने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इन सब वीडियोस की सारी पीडीएफ्स वहाँ पे प्रोवाइड आपको हो जाएगी, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।